Hello students, welcome to Alti Academy, जहाँ पर आपको ईयर लॉन्ग सिलेबस एंड नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और मैं आपका वही बालूजी मेंटर नागिन साहू हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक पे। और चैप्टर हमारा चल रहा था रेस्पायरेशन इन प्लांट। रेस्पायरेशन इन प्लांट, जैसा कि रेस्पायरेशन एक बेहद ज़रूरी प्रोसेस था हमारे प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। आप तो अच्छे से जानते हैं रेस्पायरेशन नहीं हो तो एनर्जी बनना ही नहीं, और जब एनर्जी बनेगी नहीं तो बेटा कुछ कर पाएंगे नहीं, सोचना भी नहीं हो पाए कि हम सोच भी लें कुछ, एनर्जी नहीं हो तो हमने उस चैप्टर को स्टार्ट किया था रेस्पायरेशन इन प्लांट में, जिससे हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जाना था। रेस्पायरेशन में कौन कौन से तरीके से, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक उठेगा ग्लाइकोलिसिस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो आज का हम ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझने वाले हैं विद केमिकल रिएक्शन। थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना होगा क्योंकि थोड़े से केमिकल नेम्स आएंगे, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ेंगे तभी ऑक्सीजन मिलनी है और तभी एनर्जी मिलनी है। तो चलिए मेहनत करते हैं, लेकिन इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप पुराने हैं तो आई होप कि आपने सब्सक्राइब किया ही किया होगा। सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, बस काम बन गया इतने पे। चलिए चालू करते हैं। 11th के लिए मैं नागिन साहू आपके लिए रहता हूँ। टॉपिक ग्लाइकोलिसिस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा अपनी स्टाइल में लेके चलूंगा, अपनी स्टाइल में मैं लेके चलूंगा और क्या करने वाला हूँ मैं आपको ये बताने वाला हूँ सबसे पहले कि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। उस ब्रीदिंग के थ्रू प्लांट भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं, और हम भी ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं। लेकिन रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है। क्लियर? पहली बात, ये एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। इंट्रासेलुलर प्रोसेस, इंट्रासेलुलर प्रोसेस क्यों? क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है। ये दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं। पहला कि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, दूसरा इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है, सेल के बाहर नहीं होता। तीसरी बात, इट इंक्लूड्स मैनी एंजाइम्स। मैनी एंजाइम, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यहाँ पर होंगे, तभी कहीं जाकर के हमारा ब्रेकडाउन हो पाएगा ग्लूकोज का। याद रखनी एक चीज, एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं। अब यहाँ पर होना क्या है? यहाँ पर होना ये है कि जो हमारा ग्लूकोज है, मान लीजिए हमारी एक सेल है, ये एक सेल है। क्लियर? अब इस सेल के अंदर क्या हमारा मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर यूकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोट होता है ओनली साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, दोनों में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पाया जाएगा यूकैरियोट्स में। ओके, तो साइटोप्लाज्म हो गया और हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपने ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन को सेल के अंदर एंटर कर गया, डिफ्यूज कर गया, ऑक्सीजन पहुंच गया। तो ब्रीदिंग के थ्रू आपने ऑक्सीजन पहुंचाया, ब्रीदिंग के थ्रू आपने ऑक्सीजन पहुंचाया, और डाइजेशन के थ्रू यानी न्यूट्रिशन के थ्रू आपने ग्लूकोज पहुंचाया। ये आपने न्यूट्रिशन के थ्रू पहुंचाया, आपने खाना खाया और उस खाने के थ्रू आपने सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को पहुंचा दिया। आपके दोनों रॉ मटेरियल पहुंच गए हैं। आपके सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया, आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया। अब दोनों में रिएक्शन होगी, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेशन है, ऑक्सीडाइज करेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो साइटोप्लाज्म में पहला ब्रेकडाउन होगा, जहां पर ग्लूकोज टूटेगा
और पायरुवेट बनाएगा। समझिएगा ध्यान से, अभी इस चीज को हम बुक में ले चलेंगे, लेकिन अभी ऐसे समझिए, पहले थीम समझ लें, टॉपिक की थीम क्या है। पहले ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन से साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन हुआ, पायरुविक एसिड बनाएगा। अब जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो इस पायरुविक एसिड को या पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। डाइजेशन कर दे या डिग्रेडेशन कर दे, तोड़ना। तो देख रहे हैं आप कि अगर आपने फाइनली एनर्जी जो पानी थी वो एनर्जी पाने के लिए सबसे पहले आपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया पायरुवेट में, देन अगर यूकैरियोट सेल है तो पायरुवेट ब्रेक डाउन हुआ कंप्लीट और 38 एटीपी एनर्जी मिलेगी। यानी ग्लूकोज का दो स्टेप पे ब्रेकडाउन होता है। पहला स्टेप जहां पर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा था, हमने उस स्टेप को नाम दिया ग्लाइकोलिसिस। उस स्टेप का नाम है ग्लाइकोलिसिस, पहला स्टेप। एंड सेकंड स्टेप जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा वो है क्रेब्स साइकिल। यानी मैं अगर आपसे पूछता हूं कि रेस्पिरेशन क्या है तो आप कहेंगे सर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन होगा तो जो एनर्जी बॉन्ड से निकलेगी वो एनर्जी सर मिलती है हमको। मैं पूछूंगा क्या मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन, आपका जवाब होगा सर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सर पहला स्टेप हमारा है ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होगा, यानी ग्लाइकोलिसिस चाहे प्रोकैरियोट सेल हो और चाहे यूकैरियोट सेल हो, दोनों में होगा। मैं पूछूंगा क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में, आप बोलेंगे सर ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का सर मॉलिक्यूल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, ठीक है। मैं पूछूंगा अच्छा भाई क्रेब्स साइकिल क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये सेकंड स्टेप है। यूकैरियोट्स में बना हुआ पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है जहां पर वहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और 38 एटीपी एनर्जी टोटल एनर्जी जनरेट होती है। तो ठीक है, 2 स्टेप है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। और आज का मैंने टॉपिक क्या उठाया है, ग्लाइकोलिसिस। तो ये टॉपिक हमारा आज का है। इतना बताने के लिए मुझे इतना बताना पड़ा आपको। तो पहला प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है जहां पे ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और वो आज का टॉपिक है हमारा ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट सेट पे पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो चलिए ग्लाइकोलिसिस को देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम तो है ईएमपी पाथवे, एम्बेडेड मेयर-हाफ पाथवे। ये क्या है अभी बात करते हैं, कुछ इनके नाम से हैं। तो चलिए ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं। अब तो ग्लाइकोलिसिस आपको समझ में आ रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में करना क्या है हमको। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है। होना कहाँ है, होना ये साइटोप्लाज्म में है। चलिए, इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू 2 molecules of pyruvic acid in the absence of oxygen। यहां पे देखिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का बड़ा मतलब है। मैं कहता हूं रिएक्शन जब हम टोटल पढ़ते हो ओवरऑल तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यूकैरियोट्स में ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में यूज की जाती है। साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमें रिएक्शन में दिखाना पड़ता है कि ग्लूकोज ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो एनर्जी बनी। क्लियर? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग की जब बात करता है तो बात ही कर रहा है प्रोकैरियोट की, एंड यूकैरियोट की। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की बात कर रहा है यहाँ पे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। Its scheme was given by Gustav Amberden, Otto Meyerhoff and G. Parnas। सबका सत्यानाश कर देते हैं। Its scheme was given by Gustav। तो आप इतने नाम को मध्य रखें, आपको याद रखें एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पारनास। तो इसी से बना EMP, एम्बेडेन, मेयरहॉफ, पारनास। तो प्राणनाथ से याद रखना पारनास, ठीक है। तो ईएमपी पाथवे इसका दूसरा नाम है, सो इट इज नोन एज ईएमपी पाथवे। इन एनारोब्स इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। कह रहा है इन एनारोब्स, एनारोब्स का मतलब जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, और आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती है।
तो सिंपल सी बात है कि अगर एनारोब्स होंगे तो एनारोब्स अगर रेस्पिरेशन के लिए जो प्रोसेस यूज करेंगे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या है कि वो भैया केवल ग्लाइकोलिसिस से ही एनर्जी पा सकते हैं, दूसरा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ना उनके पास न्यूक्लियस है ना उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एनारोब्स केवल इसी प्रोसेस के थ्रू एनर्जी बनाते हैं। देख लीजिए हमारे एम्बेडन, ये हमारे पानास जी हैं, ये मेयरहोफ है, तीनों के तीनों स्मार्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। तो कि आगे चलिए थोड़ा सा मैकेनिज्म देखा जाए। अब सवाल उठता है सर ग्लूकोज को तो हमने तोड़ लिया, एनर्जी बना लिया, लेकिन अगर सुक्रोज पाया जाए जैसे कि हमारा शुगर केन है, तो शुगर केन है हमारा, तो ये जो शुगर केन है, ये शुगर केन सुक्रोज बनाता है और हम पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में। तो वहां पर एक एंजाइम पाया जाता है उस गन्ने के प्लांट में, जिसे बोलते हैं इनवर्टेज। क्या बोलेंगे? इनवर्टेज। जैसे कन्वर्ट होता है ना, तो इन्वर्ट है यहाँ पर। तो सुक्रोज को पहले इनवर्टेज क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। एनर्जी बननी ग्लूकोज से ही है, लेकिन वहां पर इनवर्टेज आपको बता दिया है, मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी एंजाइम्स में, एज अगर लग गया है तो वो एक एंजाइम होता है। तो सुक्रोज को इनवर्टेज ने कन्वर्ट किया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब इस ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जाएगी, ऑक्सीजन देखिए फिर मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, एनर्जी बनाई जाएगी और बिंदास प्लांट हमारा मौज करेगा। तो यहाँ पर चीज आपको बताई गई है कि इन प्लांट्स ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। प्लांट्स में ग्लूकोज जो बनाई जा रही है वो सुक्रोज से बनाई जाती है, बिकॉज प्लांट जब अपने खाने को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है तो वो सुक्रोज के फॉर्म में भेजता है। तो सुक्रोज को पहले इनवर्टेज के थ्रू क्या करते हैं, हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एन एंजाइम इनवर्टेज। These two monosaccharides readily enter glycolytic pathway, यानी जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिटिक कह सकते हैं उसको, अब उस पाथवे में वो एंटर करता है। अब देखिए सबसे पहले ग्लूकोज हो या फिर फ्रक्टोज हो, सबसे कहानी आपकी यही चालू होती है, इस पेज से चालू होती है मैकेनिज्म। यहाँ से चालू हुई हमारी मैकेनिज्म। पहले मैं आपको रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, फिर हम फिर वापस लौट किसी थ्योरी पर आएंगे। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले आपका क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो कि भी आपने इनवर्टेज के थ्रू ब्रेक किया था, इस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को एक एंजाइम हमारा बीच में आएगा, उस एंजाइम का नाम है हमारा क्या, हेक्सोकाइनेज। उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, वो इसको चेंज कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज को केवल क्या करना है, 6 लगा करके फॉस्फेट कर देना, तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मैं लर्न करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा, ये थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, केवल आप मेरा ये चार्ट देखें, इससे आपको लर्न हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या किया था, फ्रक्टोज को, सुक्रोज को इनवर्टेज के थ्रू आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया था। दोनों ही मोनोसैकेराइड है, दोनों से एनर्जी बनाई जाएगी। अब ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। अब देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट वही रहा, फ्रक्टोज लगा दिया। क्लियर? देखिए वही चीज यहाँ पे दिखाई जाए, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अब देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के लिए आपने क्या लगाना, 1 लगाकर कॉमा लगा दिया, फ्रक्टोज 1 6 हो गया, 2 हो गया तो क्या लिख देंगे, बाई फॉस्फेट लिख देंगे, बाई फॉस्फेट लिख दिया। अपनी कॉपी पे नोट करते चलिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले क्या किया, ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, जहां पर हमारी एनर्जी खर्च हुई, हमारी 1 एटीपी एनर्जी खर्च हुई। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज हटाया फ्रक्टोज लगा दिया। अभी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, फ्रक्टोज 1 लिख दिया, 1,6 कर दिया, 2 हो गया तो बाई फॉस्फेट हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, यहां पर भी एनर्जी वेस्ट हुई। क्लियर? यही चीज आपको थ्योरी में मिलेगी। इट इंक्लूड्स 10 स्टेप अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप, 2 स्टेप पे ये एटीपी को यूज किया जाता है, फिर हमें एनर्जी मिलना चालू होगी, पहले एनर्जी लगानी पड़ेगी। It is in the conversion of glucose 6 से कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे ATP लगी, और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बना तो वहाँ भी एनर्जी लगी, तो जगह एनर्जी का यूज हो रहा है। समझ में आ गया स्टेप? फिर से देख लीजिए, ग्लूकोज कॉपी पे लिखिए अपना, बिना देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट।
अब देखिए फ्रक्टोज 1,6 जो हमारा बाइफॉस्फेट था, ये जो आप देख रहे हैं बगल में 6 कार्बन, ये दिखाया जा रहा है कि जो ये मॉलिक्यूल है 6 कार्बन एटम्स को बियर करता है। अब देखिए फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जब फिर ब्रेकडाउन हुआ तो इसने दो चीजें बनाई। क्या बनाया? एक पागल बना दिया। पागल का मतलब फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। देखिए आपको यहाँ फुल फॉर्म मिलेगा, डी ढाप का है मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, एंड पीजीएल हम पागल बोलते हैं, पागल जो है फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। तो दो चीजें बन रही हैं, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन लगा हुआ है। तो ढाप और पागल बना, यानी अभी तक जो फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट था, अब वो फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट ने बनाया क्या? ढाप और पागल। पागल मतलब फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड और ढाप मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक NAD आया और NADPH बन गया, प्रोटॉन तैयार हो गया, हमारे प्रोटॉन आ गया, ये भी एनर्जी का क्या सोर्स है। यहाँ पर देखिए PgAl क्या होता है, 2BPGA बन जाता है। 2BPGA मतलब क्या हो गया? बाई फास्फोग्लिसरेट। बाई फास्फोग्लिसरेट के दो मॉलिक्यूल बने PgAl से, और BPGA ने बनाया PGA। अभी तक बाई फास्फो था, अब सिर्फ फास्फोग्लिसरेट बनेगा। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड भी कर सकते हैं, ग्लिसरेट भी कर ले, प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए इस पेज में अभी तक फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बना दिया था, अब फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट से पागल और ढाप बना, पागल से BPGA बना, बाई फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड या बाई फास्फोग्लिसरेट बना। इसके बाद BPGA से दो हटा दिया, अब सिर्फ PGA बचा यानी फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अच्छा चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। PGA पे आ गए यानी कि फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अब जब हम PGA पे आ गए तो PGA पे क्या हुआ? PGA कन्वर्ट हुआ फास्फोग्लिसरेट में, फास्फोग्लिसरेट। फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ दो फास्फोइनोल पायरुवेट में। देखिए 2 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ, दो मॉलिक्यूल, देखिए वाटर निकल गया, मॉलिक्यूल चेंज हो गया, क्या बचा? 2 फास्फोइनोल पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड। अब इस 2 पायरुवेट से पायरुविक एसिड बन गया। अब जो पायरुविक एसिड बन गया, देखिए अगला में क्या होता है, एक इसका देखिए पायरुविक एसिड बनाना ही हमारा एम था ना, कि ग्लूकोज का सिंगल मॉलिक्यूल पायरुवेट के या पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल को बना रहा था। प्रोसेस था ग्लाइकोलिसिस या EMB पाथवे। चलिए एक बार देखते हैं समरी इसकी क्या थी वैसे। ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ओके भाई डन। ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में गया था, याद आ रहा है। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट में 1,2 लगा दिया तो 1,6 सॉरी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया। इससे दो चीजें बनती है, एक ग्लिसरेल्डिहाइड फास्फेट पागल, दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन यानी ढाप, दो चीजें बनी थी। अब जो हमारा पागल होता है, पागल से बनता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए बड़ा स्टाइल लिखा, दो ना BPGA है तो 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बना। नेक्स्ट इधर चले जाएंगे तो अब बाई था, अब एक कम कर दिया तो केवल 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बचा। वही नाम है, यहाँ पर 2 थे 1,3 था, जबकि यहाँ पर सिंगल 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फास्फोग्लिसरेट बना, कम होता जा रहा है, फिर 2 फास्फोइनोल पायरुवेट बचा, एंड लास्ट में क्या हुआ? पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बन गए। इतना चीज अगर आप देखते हुए जाएंगे तो आपने दो जगह पे ATP खर्च की थी, एक इस प्लेस पे ATP खर्च करी, एक आपने इस प्लेस पे ATP खर्च करी, और आपने एनर्जी बनाई भी। कहाँ बनाई? अगर आप देखेंगे तो एक प्रोटॉन ये भी एनर्जी के बराबर होता है, यहाँ एनर्जी मिलेगी हमें। दूसरा देखिए एक ATP इस जगह मिल रहा है और एक ATP देखिए इस जगह मिल रहा है। यानी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में देखा जाए तो हमने 2 ATP बनाई और 2 ATP का नुकसान भी गया, यानी कोई ATP का बेनिफिट नहीं हुआ, बेनिफिट केवल प्रोटॉन्स पे हुआ ना, ये हमें एनर्जी देगा, और बाकी में ATP आई गई, ATP आई गई। क्लियर? तो ये देख लीजिए आपका एक पूरा लीनियर इक्वेशन में दिया गया है, अच्छे से इसको देख लें, और मैं हट जा रहा हूँ, बहुत सारा इसको क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलता है। अब हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में कि आखिर फर्मेंटेशन
ये पायरुविक एसिड को 3 कैटेगरी में तोड़ते हैं ऑर्गेनिज्म अपने बिहार पे जैसे जो उनके पास सुविधा है। तो पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए 3 तरीके हैं। अभी तक आपने ग्लूकोज से तो पायरुविक बना लिया, आपने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बना दिए। अब सवाल उठता है इस पायरुविक एसिड का होगा क्या? तो सब सवाल उठता है पायरुविक एसिड का होगा क्या? तो 3 तरीके से पायरुविक एसिड को यूज किया जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म किस सेल पे बिहेव करता है, कैसे टाइप की सेल है। एक तरीका है इस पायरुविक एसिड को यूज करेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी में, यानी जहां ऑक्सीजन की कमी होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक उस जगह पे यूज होगा। मींस आप दौड़ रहे हैं, आपकी मसल्स बहुत तेजी से काम कर रही हैं, लेकिन सफिशिएंट ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं जा पा रही है। ऐसी कंडीशन में आपकी जो मसल्स होती हैं वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है। तो एक तो प्रोसेस ये है, आप एक तरीके से पायरुविक एसिड को इस तरीके से यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हमारे बेचारे एनारोबिक बैक्टीरिया या यीस्ट की बात कर लें, वो बेचारे ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करती है, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो फर्मेंटेशन टर्म लग जाता है। तीसरा काम, पायरुविक एसिड को या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा, जो कि सभी यूकैरियोट्स करते हैं, हम सभी की सेल्स करती हैं, यूकैरियोट्स हैं हम सब। तो सबसे ज्यादा जो मिलती एनर्जी वो यूकैरियोट्स से मिलती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, हाई अमाउंट एनर्जी। तो आपको पायरुविक एसिड को यूटिलाइज करने के लिए, पायरुविक एसिड से एनर्जी और पाने के लिए 3 तरीके हैं। एक तब होता है पायरुविक एसिड का यूटिलाइजेशन जब ऑक्सीजन की कमी होगी, तो बनेगा क्या, लैक्टिक एसिड, तो लग गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक तब होगा जब एनारोब बैक्टीरिया काम करेंगे, तो उसको हमने नाम दे दिया कि वहां अल्कोहल बनता है, तो बन गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तीसरा वो जो यूकैरियोट्स में होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, उसी का देखिए यहाँ नाम दे दिया गया है क्रेब्स साइकिल, ये हमारा नाम दे दिया क्रेब्स साइकिल। क्लियर, बात समझ में आ गई। 3 मेथड है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन यानी क्रेब्स साइकिल। चलिए देखते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन के बारे में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन का बड़ा इकोनॉमिकली यूज भी है। तो जो आप अल्कोहल लेते हैं, जो बियर लेते हैं, ये सब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। चलिए फर्मेंटेशन पढ़ते हैं पहले। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन 2 टाइप्स के होंगे, एक अल्कोहलिक, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये टाइप फर्मेंटेशन के ऑन द बिहाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के उस पे किया गया है कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनेगा तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नाम दिया। अगर एसिड बनता है लैक्टिक एसिड, तो एसिडिक फर्मेंटेशन बोल दिया। चलिए देखते हैं क्या होता है। इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक कंडीशन में मैं पहले बोला था, इट अकर्स इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये जो घटना है, ये घटना प्रोकैरियोट्स में मिलेगी, साथ ही साथ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी मिलेगी। अगर आप देखिए ध्यान से तो देखिए कि ब्रेड पे फंजाई लगी हुई है। इधर जाएंगे तो आप ये बैक्टीरिया की कॉलोनी देख रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें हमारे बैक्टीरिया अपीयर होते हैं। ये हमारे बैक्टीरिया की कॉलोनी है। ये हमारे लैक्टिक एसिड के बैक्टीरिया भी हैं, हमारे मसल्स में तो होता ही होता है, कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। ये हमारा ईस्ट है, जिसे हम एक तरीके का बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, जो हमारे छोले भटूरे के जो छोले भटूरा जो होता है, जो स्पॉन्जी होता है भटूरा, या बेकरी में जो ब्रेड स्पॉन्जी होती है, एयर स्पेस अंदर होते हैं, वो इन फंजाई के कारण होते हैं, ईस्ट के कारण होते हैं। चलिए एक एक को निपटा के चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखिए शुगर पड़ी हुई है। अगर इस शुगर के साथ ईस्ट को मिला के रखा जाता है, ईस्ट एक फंजाई है और एक कॉमन सी फंजाई मिल भी जाती है हमको,
जब इस शुगर के साथ ईस्ट को मिला के रखा जाता है तो ईस्ट अपने एनर्जी बनाता तो है ही है, लेकिन एनर्जी बनाते बनाते ही एथेनॉल बना देता है। और ये एथेनॉल आज की युवा पीढ़ी इसको बहुत यूज कर रही है। एथेनॉल एक बहुत बड़ा सोर्स है, हालांकि एथेनॉल सैनिटाइजर में और बहुत सारे केमिस्ट्री और मेडिसिन में यूज किया जाएगा, लेकिन ये शराब बनाने के भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो इस तरीके से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू बनाई जाती है। Alcoholic fermentation, here the pyruvic acid formed from glucose is converted into CO2 and ethanol. The enzyme pyruvic acid dehydrocarboxylase and alcoholic dehydrogenase catalyze these reaction. Example, yeast में ऐसा काम होता है। Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 30%. आप अच्छे से जानते हैं कि ईस्ट भयंकर तरीके का अल्कोहल है, एथेनॉल बहुत ही ज्यादा अल्कोहलिक है। तो सिंपल सी बात है, ईस्ट तो लगातार बढ़ा रहा है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता चल रहा है, शुगर को यूज कर रहा है, अल्कोहल बनती जा रही है, एथेनॉल बनती जा रही है। ज्यादा एथेनॉल अगर 30% से ऊपर अगर एथेनॉल पहुंचने लगा तो ईस्ट खुद को मान लेगा, क्योंकि अल्कोहल से खुद ही वो डिजोल्व हो जाएंगे, मर जाएंगे सारे। इसलिए डिस्टिलरीज में जब अल्कोहल तैयार करी जाती है तो टाइमली अल्कोहल बाहर भी निकाला जाता है, जिससे कि ईस्ट मरे नहीं और उनका धंधा चलता रहे। तो ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर शुगर सोल्यूशन में अगर ईस्ट को रखा जाएगा तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वो CO2 बनाएगा, एथेनॉल बनाएगा और एनर्जी। ओके, आगे बात करें सॉरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हियर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। यहाँ पे पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन माना जाता है ये घटना तब घटेगी जब ऑक्सीजन इनएडिक्वेट अमाउंट में होगा, पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। आपको अच्छी खासी ऑक्सीजन चाहिए एक्सरसाइज के समय, इसलिए बोला जाता है कि बंद कमरों में एक्सरसाइज नहीं किया जाता। अब आप हैवी वेट उठा करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन सफिशिएंट आपको मिल नहीं रही है, तो ऐसी कंडीशन पे आपकी मसल्स ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक एसिड बनाने लगती है। कहाँ से बनाएगी? जो हमारे मसल्स में आपका ग्लूकोज है, यानी एनर्जी तो चाहिए इनको, टीपी मजबूर है बेचारी उसकी कि ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो वो ऑक्सीजन की कमी में पायरुवेट एसिड का ब्रेकडाउन करती है, लेकिन बनाती है बाई प्रोडक्ट फॉर्म में लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जमने लगता है, और जब लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में जमने लगता है तो आपको फटीग फील होता है, यानी थकावट महसूस होती है, क्योंकि आपकी मसल सही से काम नहीं कर पाती। इसीलिए आप ज़्यादा दौड़ने के बाद थकावट महसूस करते हैं, अपने थाई की मसल्स में अकड़न सी महसूस करते हैं, क्रैम्प को महसूस करते हैं। वो इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आप एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे, आप मतलब आपकी मसल्स। क्यों? क्योंकि इनएडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद थी वहाँ पे। इन एनिमल्स व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, pyruvic acid in muscle cells is reduced to lactic acid by lactase dehydrogenase। तो कह रहा pyruvic acid in muscle cells is reduced to lactic acid। तो जो वहां मौजूद रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लाइकोलाइसिस थ्रू pyruvic acid बना था वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। एनर्जी दे रहा आपको, कम दे रहा है, लेकिन लैक्टिक एसिड बना रहा। सिंपल सी बात है, लैक्टिक एसिड अगर बन रही है तो प्रॉब्लम वाली बात है, मसल्स में थकावट महसूस होगी। तो ये हमारा लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हुआ। तो एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट ने दिया, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इस आपसे कोई पूछता है कि फर्मेंटेशन कितने टाइप का होता है, तो भैया फर्मेंटेशन 2 टाइप का होता है। एक अल्कोहल बन रहा था तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिड बन रहा है तो एसिडिक फर्मेंटेशन। 2 टाइप के फर्मेंटेशन हमारे हो गए। एंड इसी का केमिकली स्ट्रक्चर शो किया जाता है कि ग्लूकोज गया, पूरा पायरुविक एसिड बनाओ, पायरुविक एसिड के अलग मेथड के थ्रू या तो एथेनॉल बना दिया गया या तो लैक्टिक एसिड बना दिया गया। द रिड्यूसिंग एजेंट NADH इज redoxidized to NAD इन बोथ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, यानी तीनों में NADH क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। देखिए NADH यूज हो रहा है, क्लियर? तो ये इस तरीके से हमने ग्लाइकोलिसिस को समझा, और ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बनाया, उस पायरुविक एसिड को 3 तरीके से तोड़ना था। एक जो आपने देखा लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, और तीसरा जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन या क्रैब साइकिल चलेगी, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होगी क्रैब साइकिल। क्लियर? तो चलिए आपको बता दें कि
ड्रॉबैक क्या है फर्मेंटेशन के? तो फर्मेंटेशन के ड्रॉबैक है एनर्जी प्रोडक्शन इज लिमिटेड, बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी होगी, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड एंड नॉट ऑफ ऑल ट्रैप्ड एज अ हाई एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोडक्शन लिमिटेड होगा। दूसरा, हजार्डस प्रोडक्ट बने, हजार्डस का मतलब नुकसानदायक, एसिड कोई अच्छी चीज नहीं है या अल्कोहल कोई अच्छी चीज नहीं है, और ये हजार्डस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ईस्ट खुद मर जाएगा, तो लिमिटेड एनर्जी मिलेगी, हजार्डस प्रोडक्ट तैयार होंगे, लेकिन मजबूरी है उन बेचारों की कि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नाम की चीज नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन को ट्रैप करने की चीज नहीं है, इसलिए उनको फर्मेंटेशन करना पड़ता है। तो ये ड्रॉबैक थे, और हमारा लेक्चर आज यहीं पर फिनिश होता है, जो कि ग्लाइकोलिसिस पे बेस्ड था, जिसे ईएमपी के नाम से भी जानते थे। हमने उसके सारे स्टेप्स को जाना एंड हमने ये भी जाना कि फर्मेंटेशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, और उस फर्मेंटेशन के ड्रॉबैक क्या थे। हमारे ऐसे ही बढ़िया प्रेजेंटेशन वाले लेक्चर्स को लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना करना है आपको, और शेयर करना है। और ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए हमारी और भी फैकल्टी है मैथ की, फिजिक्स की, उनके भी लेक्चर्स सेम एज आपको मिलेंगे बेस्ट फैकल्टी के थ्रू। तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा हमारा बेस्ड क्रैप साइकिल पे। ओके, बाय बाय।